चलिए नया वीडियो, ठीक है। आप मुझे लग रहा है सीक्वेंस में देख रहे होंगे वीडियो, है ना। नया वीडियो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में हमने जनरल बेसिक अभी काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, राइट। एवरेज रेट पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। कितने फैक्टर्स होते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। फालतू की बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितने फैक्टर्स होते हैं, इंट्रो लेक्चर में जिस दिन मैंने काइनेटिक्स का इंट्रो लेक्चर स्टार्ट किया था बच्चों, उस दिन मैंने आपको 6 फैक्टर्स बताए थे, 6 फैक्टर्स या 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी इनको इंडिविजुअली शॉर्ट में करना है, ठीक है। चलो बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम एक एक फैक्टर को डिटेल में करेंगे। तो अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, जो 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, हम उनको शॉर्ट में धीरे धीरे छोटा छोटा करके एक बार हल्का सा रिवाइज करने वाले हैं। फिर इंडिविजुअल उनमें से हमें 3 फैक्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं, तो फिर हम इंडिविजुअली इन 3 फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंस, ठीक है। देखो एक रूल है कि भैया स्टेबल रिएक्टेंट होगा तो देर में रिएक्ट करेगा, और अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। क्या बोला, स्टेबल रिएक्टेंट होगा तो देर में रिएक्ट करेगा, और अनस्टेबल होगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to unstability of reactants, ठीक है। और अनस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब अगर स्टेबल होगा तो उसके बॉन्ड्स वीकर होंगे, ठीक, स्ट्रॉन्गर होंगे, सॉरी। और अगर अनस्टेबल होगा तो उसके अंदर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होंगे। जैसे मैं रिएक्शन कराता हूँ N2 + 3H2 gives you 2NH3। अब आपको पता है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है, कैटलिस्ट डालना पड़ता है। इसका मतलब ये रिएक्शन जल्दी से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आपको पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N और H सिंगल बॉन्ड H। आपको पता है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये टूटेगा, ये पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बॉन्ड्स टूटेंगे, तभी तो NH बॉन्ड्स बनेंगे, तभी तो बनेंगे। तो अब ये जो बॉन्ड्स हैं ट्रिपल बॉन्ड, मोर देन 900 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 900 किलोजूल से ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने में। और आपको पता है HH बॉन्ड इज द सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए भी 435 किलोजूल एनर्जी चाहिए। तो यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो पहला रूल रेट ऑफ रिएक्शन का था जब अनस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए। अब ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे तो वो स्टेबल रिएक्टेंट होगा। समझ में आया। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें, देखो क्या होता है, मैं आपको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता रहा हूँ। देखो मैं ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ बैलेंस, जनरल आइडिया लेना है बस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। ये रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर। सपोज इसका रेट है R, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को रीड करूं, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में,
MnO4 यानी कि KMnO4 Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। किसमें ऑक्सीडेशन करा रहा है? Fe3 पॉजिटिव, ठीक। अब दूसरा रिएक्शन है H2C2O4 में इसका स्ट्रक्चर आया था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। इसका भी KMnO4 ऑक्सीडेशन करा रहा है, MnO4 नेगेटिव लिखते हैं शॉर्ट में, H पॉजिटिव, और ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और H2। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है इस पे बहस नहीं करनी है, ठीक है बच्चों, और इसका रिडक्शन हो रहा है। दोनों एक ही तरह के रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रूम टेम्परेचर पे होता है और ये हाई टेम्परेचर पे होता है, और सपोज इसका रेट है 8। अब देखो क्या है, इसमें तो कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं है, Fe2 पॉजिटिव फटाक से Fe3 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यूज करवाना है। अब इसमें इसको अगर CO2 में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो अब इस रिएक्टेंट में क्योंकि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है, ठीक है, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, यानी कि अगर इन दोनों के रेट को कंपेयर करूं तो R1 इज ग्रेटर देन R2। समझ में आ गया? तो शॉर्ट में पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकता हूँ, पर आपको अननेसेसरी फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि बहुत कुछ आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अनस्टेबल रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स फास्टर, स्टेबल रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स स्लोअर, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सबको इंडिविजुअली में बहुत डिटेल में पढ़ना है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं सीधा बोलूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैं डायरेक्टली लिखूंगा बार बार, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये तो आप बचपन से 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ भी यही होता है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। अब ये पूरा एक वीक चलने वाला है, एक वीक से ज़्यादा चलने वाला है, इतना डिटेल में है। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, इसमें आप पढ़ोगे ऑर्डर क्या होता है, कितने तरह के ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे तरह के ऑर्डर होते हैं, फिर आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी इसके अंदर पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सब आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब जब ये फैक्टर्स खत्म जाएंगे तो सबसे पहला फैक्टर हमें यही पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो अभी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, एग्रीड। तीसरा होता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इनको सबको फटाफट पढ़ के लगे, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा तो सॉलिड रिएक्टेंट जो होता है इट रिएक्ट्स फ्रॉम द सरफेस। सॉलिड रिएक्टेंट कहां से रिएक्ट करता है, सरफेस पे। जैसे अगर मैं बोलूं वुड का, ये सपोज दिस इज अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, इसका सरफेस एरिया जो भी है वो है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना सब्सटेंस को छोटा फॉर्म में लाओगे, जैसे पाउडर कोई भी चीज़ होगी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, आइदर मेकिंग द सरफेस रफ, सपोज दिस इज द सरफेस, किसी भी सब्सटेंस का सरफेस है एंड दिस इज द सरफेस, तो ऑब्वियसली बात है इतनी इसकी लेंथ इतनी लंबी हो गई, बढ़ गई, तो सरफेस एरिया ज़्यादा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, आप मार्केट में दो तरह की शुगर मिलती है। सपोज बच्चा क्लास लेके गया घर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ के ले रहा है, सपोज घर में बैठ के क्लास ले रहा है, और बच्चे ने बोला सर, मम्मी को बोला मम्मा आज मैंने बहुत सारा केमिस्ट्री पढ़ा, सर ने मुझे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन सिखाया, और अब मुझे भूख लगी और भूख मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे 2 गिलास दूध पीना है।
ठीक है, 2 गिलास दूध रख दिया उसके सामने। अब उसने बोला इसमें चीनी डालनी है। अब उसके घर में सपोज 2 तरह की चीनी है, एक जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ा थिन है, पतला है, बारीक है, एक जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ा मोटे मोटे क्यूब्स हैं। आप दोनों को डाल दीजिए, बराबर अमाउंट में लीजिए, दोनों को डाल दीजिए, डिसॉल्व करिए। जो पाउडर्ड शुगर है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो जल्दी डिसॉल्व होगी और दूसरी वाली शुगर देर में डिसॉल्व होगी। समझ में आ गया? तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, और सरफेस एरिया को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय मेकिंग द सरफेस रफ और बाय यूजिंग द सॉलिड रिएक्टेंट इन द पाउडर्ड फॉर्म। एग्रीड? खत्म हो गया? 2 टॉपिक, कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। आगे चलते हैं, ठीक है। और कौन सा पढ़ना है आपको? सरफेस एरिया हो गया। आपको पढ़ना है चौथा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इसमें पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़नी है ये कोलिजन थ्योरी और उसी के अंदर पढ़नी है आपको आर्गीनियस इक्वेशन। ये तो लेके चलो कि पेपर में आने आना है, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे आप जेईई का एग्जाम दो, आर्गीनियस इक्वेशन पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल डिटेल में पढ़ना है टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा। ठीक है, अभी टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, 4 फैक्टर हो गए, 5वां फैक्टर अब आप बताएंगे कुछ फैक्टर। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंस हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंस हो गया, कैटलिस्ट के साथ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, कैटलिस्ट की जब बात करते हैं ना तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। आपको 12th क्लास में कैटलिस्ट 3 जगह पढ़ना है, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, थ्योरेटिकली आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना है, और एक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना है। ठीक, मैथमेटिकली यहाँ पे पढ़ना है। तो अभी फिलहाल और दूसरी बात यहाँ पे जो आपको पढ़ना है दैट इज ओनली पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ना है, यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कैटलिस्ट ज़्यादा, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, शॉर्ट में हो गया। अब छठा फैक्टर है लाइट रेडिएशन। ठीक है, और इसको भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। देखो बेटा क्या, जो लाइट रेडिएशन वाले रिएक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं आएगा ये आपके चैप्टर में, क्योंकि इसका चैप्टर जब आप आगे केमिस्ट्री सपोज पढ़ते हो तो वहाँ जाकर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्वांटम वगैरह पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइट की वजह से होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है मेरा H2+Cl2। ठीक है, अगर इसको डार्क में करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसकी मतलब यील्ड बिल्कुल 0 होगी, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। पर इसी रिएक्शन को H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H नहीं लिख देता हूँ सनलाइट को, तो 2HCl फटाक से होगा। ठीक है, यानी कि लाइट रेडिएशन क्या कर रहा है? रेट को बढ़ा रहा है। ये डार्क में रिएक्शन हो रहा था, डार्क में कर रहे थे आप इस रिएक्शन को, तो यू आर नॉट यील्डिंग एनी प्रोडक्ट्स, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही आप लाइट में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। यानी कि छठा फैक्टर हमारे पास हुआ लाइट रेडिएशन। तो मेरे ख्याल से 6 फैक्टर्स हो गए। अब हमें पहले फैक्टर को डिटेल में पढ़ना है, दैट इज कंसंट्रेशन। उसके अंदर क्या पढ़ना है? उसके अंदर में पढ़ना है रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन। एक बार रिवाइज कर ले, जितने भी फैक्टर्स पढ़े वो सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, ये दिमाग में सेटिंग हो गई। यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, अनस्टेबल रिएक्टेंट्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। कुछ रिएक्शन सिर्फ लाइट की वजह से होते हैं जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि लाइट प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास 6 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नाउ विल मूव ऑन टू द फर्स्ट फैक्टर इन डिटेल, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ तक आया समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं पहले फैक्टर के ऊपर जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज, क्या है वो फैक्टर कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कौन कितना वॉच कर रहा है ऐप में। जब जो भी बच्चा उस वीडियो को देखता है, मुझे पता चल जाता है उस बच्चे ने कितना टाइम उसको वॉच किया। तो आप पूरा वीडियो देख ही नहीं रहे, कोई 5 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, मतलब मेरे वीडियो बेकार है, मतलब किसी काम के नहीं है ना। पूरा वीडियो देखिए ना बेटा, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा, मुझे बताइए। अब तो तुम्हारे फ़ोन में भी सबके पास स्मार्टफोन में फीचर्स है जहाँ तक आप देखते हो। सपोज आपने 10 मिनट का वीडियो देखा, ठीक है, फिर मम्मी ने बोला बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, आप चले गए ब्रेकफास्ट करने, तो उसको कंप्लीट तो करिए। वहीं पे पॉज मारने के, ज़्यादा ही भूख लग रखी है कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी है। ब्रेकफास्ट किया या लंच किया या डिनर किया, उसको पूरा तो देखिए। आप पूरा वीडियो देख ही नहीं रहे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, अगला वीडियो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा मत करिए प्लीज़, पूरा वीडियो देखिए उसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे चले, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पहले फैक्टर के ऊपर आते हैं। और पहला फैक्टर व्हाट इज आवर फर्स्ट फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा किस पे, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ना। अब कंसंट्रेशन के इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन, और इसी को कई बार हम डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, अभी आगे जाके बोलेंगे। अब वो रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। अब बच्चा, आप 12th क्लास में आपको पता है कि डेफिनेशन पढ़ के काम नहीं चलता हमारा, तो क्या है उसे समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मैंने लिखा कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन, ठीक है, AA प्लस BB gives you products। ठीक है, अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, तो बेटा हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सॉरी, रिएक्टेंट्स नहीं लिखा, हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है। तो AA प्लस BB gives you products। अब मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड इट गिव्स, क्या बताता है हमें ये, द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। थोड़ा कोप अप किया करो बेटा, राइटिंग तो मेरी माशाल्लाह है, थोड़ा सा देखा करो, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, 12th तक अच्छी थी, जब हम 12th में थे उसके बाद हम ग्रेजुएशन में चले गए, माँ हमें ये बोला गया कि बेटा नंबर अगर लेने हैं तो तोल के लेने हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसमें भी नंबर तोल के लेने हैं, तब तक राइटिंग पूरी स्वाप हो चुकी थी। ठीक है, तो हमें शीट बननी होती थी, वहाँ खूब सारी पे लिखना होता था, तो अब क्या करें, तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो हमने क्या बोला, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कितने, अब पहले दिमाग में ये सेट कर लो। ठीक है बच्चों, देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ छोटा सा। हम कितने फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, 6 फैक्टर्स हमने अभी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट। कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में, हाँ पक्का, गुड। अब पहली बात, जब हम, अब मेरा डायलॉग ये है, मैं आपको बोलता हूं कि आपके दिमाग में है कि 6 फैक्टर्स, अभी आपने पढ़ लिया कि आपके दिमाग में है कि देयर आर 6 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एग्रीड।
फिर हमने बोला कि उनमें से हम पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, लीव द 5 फैक्टर्स, उनको उठा के डस्टबिन में डाल, अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब ये मैंने लिखा, हमने बोला a प्लस बी भी, आपको पता है a और b क्या है, a और b जो है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं n2 प्लस 3s2 gives you 2ns3, ठीक है। तो 1 मोल 3 मोल ऐसा पढ़ता है ना स्टिचियोमेट्रिक, ये हो गया a स्मॉल a, ये हो गया स्मॉल b, ठीक है। इसको हटा दो। अब मैंने बोला ये तो मैंने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। ये कहां जाएगा, बोलो, स्मॉल ए और स्मॉल बी कहां जाएगा, बोलिए 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 बोलिए। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर पावर में, जो 12th में आते हैं 100% बच्चा बोलता है पावर। यहाँ पे लिख दो ए बी, क्या ये सही है। अब देखो यही है चैप्टर का एक पार्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्या ये आएगा। देखो अब मैं बोल रहा हूं, आ भी सकता है, ध्यान से सुनना ये लाइन का, आ भी सकता है, ये ए यहां पे आ सकता है, ये बी यहां पे आ सकता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नहीं भी आ सकता है। क्या बोला मैंने, ये ए यहां पे आ सकता है, ये बी यहां पे आ सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। समटाइम्स आ जाता है, समटाइम्स नहीं आता, यही हमें चैप्टर में सीखना है। समटाइम्स ए की जगह कुछ और आ गया, सपोज एक्स आ गया, वाई आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, तो बोलोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, कंफ्यूजिंग सा है ना, टेंशन नहीं लेनी है ना, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो क्या, क्योंकि आ भी सकता है, ये स्मॉल ए आ भी सकता है। अब आपके दिमाग में इंस्टेंट सवाल आता है, हम कैसे सीखेंगे, तो वही तो सीखना है, एक वीक पूरा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही पढ़ना है बेटा, अगले नेक्स्ट वीक पूरा यही पढ़ना है आपको डिटेल में। तो पूरे एक वीक में यही सीखना है, कब आएगा कब नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे, ठीक है। तो ए भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, नॉट श्योर, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल एंड स्मॉल बी, आई एम राइटिंग से पी एंड पी, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, ठीक है। अब पी को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया रेट का, और ये मुझे क्या बता रहा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बता रहा है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, ये ए यहाँ पे आ भी सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। मैं भी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझा रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो, ठीक है। इसलिए मैं ए की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी। अब पी को क्या बोलेंगे, ए और बी तो हमें पता है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। पी को क्या बोलेंगे, पी को बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अभी ऑर्डर क्या होता है, एकदम से सवाल आ रहा है, धीरे धीरे सब आएगा, टेंशन नहीं, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझो, एक्सप्लेनेशन मैं सिखाता हूँ, ठीक है। क्यों को क्या बोलते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है बच्चों। पी क्या, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्यू ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और पी प्लस क्यू को क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी क्या हो सकता है, इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ऑर्डर पे नहीं जा रहे, अभी सिर्फ याद रखना कि अच्छा ऐसा होता है, दैट्स इट। सर ये याद रखना कि अच्छा सुनने बोला ऐसा होता है, तो सर थोड़े से एक्सपीरियंस लग रहे हैं, है ना, तो ऐसा शायद होता होगा, मान सकते हैं, एग्रीड। आगे चले। अब हमने बोला दूसरी बात है व्हाट इज के। अब यही वो बात है, आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, नेट पे मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, पर मैंने देखा कि कोई के को खोलता नहीं है। और जब बड़ी बातें आती हैं ना, बड़ी बातें, अब सही में जब न्यूमेरिकल में अंदर घुस जाओगे चैप्टर के अंदर, तब ये के परेशान करता है। अब कहने के लिए बुक्स में लिखा हुआ के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लगा दिया। अब मैं बोलता हूं कि ये कहां से आया, तो बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था,
उसको इक्वल टू में लगाने के लिए हमने के कांस्टेंट लगा दिया। सही बात है। अब देखो मेरी बात समझो, के क्या है, अब इस के को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब इसको याद भूलोगे नहीं बेटा, देखो मैं अंदर तक घुस के बता रहा हूँ तो भूलना नहीं है। के को हमने बोला रेट कांस्टेंट। अब देखो क्या है, कितने फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? 6। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन के थ्रू। तो जब, ध्यान से सुनना ये लाइन, अब जब आप, अगर एक बार समझ नहीं आए तो पॉज करके दोबारा देख लेना। जब आप एक फैक्टर का इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ, आपको पता है कि 6 फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक फैक्टर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं और वो फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्रीड? यहां तक आ गया? तो जब हम एक फैक्टर का को एनालाइज कर रहे हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स द रेट, सपोज मैथमेटिकली करने जाओगे, मैथमेटिकली अगर आपको रेट करने के लिए कह दिया कि भैया ये बताओ कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट, तो बच्चे का दिमाग कहाँ फोकस होगा कि भाई उसे सिर्फ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट कैसे चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट कैसे चेंज होगा। सपोज उस दौरान मैंने टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, मतलब एक बच्चा एक्सपेरिमेंटली रेट कैलकुलेट कर रहा है थ्रू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, वो कंसंट्रेशन अलग अलग बदल के देख रहा है, एक बार 0.1 रख रहा है, एक बार 0.1 रख रहा है, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट चेक कर रहा है इस इक्वेशन के थ्रू। और मैंने क्या कर दिया, जब उसने पहला रेट कैलकुलेट किया, सपोज टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, इसको समझिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिखिएगा नहीं आया सर। दूसरी बार जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहा था, मैंने टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, मैंने 35 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होगा, उसका रेट सही आएगा, उसकी जो वैल्यूज आएगी, मैथमेटिकल वैल्यूज सही आएगी, नहीं आएगी। तो समझो इस पॉइंट को अच्छे से समझो। जब आप एक फैक्टर का इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं, इसमें हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बाकी कोई जो 5 फैक्टर्स बचे उनमें से कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 5 फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। दोबारा इसके थ्रू आप क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट पे क्या होगा वो पढ़ रहे हैं। रेट, तो जब आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय पर जो बाकी बचे हुए 5 फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कांस्टेंट रहने चाहिए, रट लो इसको। तो के पता क्या, उन सारे 5 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, कंसंट्रेशन आएगी इसके में नहीं आएगी, कंसंट्रेशन तो अलग से है ना, ये समझो, कंसंट्रेशन तो एनर्जी की अलग से है। कंसंट्रेशन चेंज होने पर के चेंज नहीं होगा, रट लो। कंसंट्रेशन चेंज होने पर के चेंज नहीं होगा, क्योंकि के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बड़ा पॉइंट है। पर बाकी बचे हुए 5 फैक्टर में से अगर आप कोई भी फैक्टर चेंज कर दो, बाकी बचे हुए 5, ये पॉइंट रटोगे बिल्कुल, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पर समझो बाकी बचे हुए 5 फैक्टर्स में से अगर आप कोई भी फैक्टर चेंज करते हो तो के चेंज होगा। समझ में आ गया? अब क्या मुझे 5 फैक्टर पढ़ने हैं चैप्टर में? नहीं पढ़ने, तो मुझे कौन से 2 फैक्टर और पढ़ने हैं? टेम्परेचर, बट टेम्परेचर या कैटलिस्ट, तो जो फैक्टर मुझे पढ़ने में सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है? टेम्परेचर या कैटलिस्ट चेंज करने पर के चेंज होगा, क्योंकि के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, लाइट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। पर हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कंसंट्रेशन पढ़नी है, टेम्परेचर पढ़ना है और कैटलिस्ट पढ़ना है। समझ में आया? बहुत बड़ा पॉइंट है। तो के चेंज होने कब होगा? तो टेम्परेचर चेंज होगा। अभी आप चैप्टर में पढ़ो, कैटलिस्ट चेंज होगा तो हाँ K1 K2 होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर 25 से 35 कर दें तो क्या के चेंज होगा? हाँ होगा। K1 अगर है 25 पे तो K2 पे 35 हो जाएगा सब।
मतलब K2 चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर चेंज करोगे। एक रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट करते हो, उस समय रेट आया, मतलब रेट कांस्टेंट आया K1, आपने उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो अब K सेम नहीं रहेगा, K चेंज हो जाएगा K1 से K2। पर अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, सपोज आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल ली, K की कुछ वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है, निकालेंगे, ठीक है, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, 2 मोल तो 2 मोल कर दिया, तो K चेंज नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन चेंज होने पर सबसे बड़ा पॉइंट है इस वीडियो का, K चेंज, कंसंट्रेशन चेंज होने पर K चेंज नहीं होगा, पर टेम्परेचर या कैटलिस्ट चेंज करने पर K चेंज होगा। इसको नोट कर लिया। तो हमने क्या पढ़ा, देखो फटाफट देखो क्या पढ़ा हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, जो हमें क्या बताता है जो हमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताता है ऑन द रेट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने बोला स्मॉल ए और स्मॉल बी, सबसे दो बड़े पॉइंट्स हैं इसमें, स्मॉल ए और स्मॉल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और पी और क्यू ऑर्डर होता है। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, अब ध्यान से सुनना, फिर एक इंपॉर्टेंट बात कंसंट्रेशन की टर्म्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पी और क्यू क्या है, वो भी कंसंट्रेशन है, पर P A के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आगे पढ़ेंगे। B और Q बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वहां बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, वहां बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा कि ये बराबर और सेम अलग अलग कैसे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया, एग्जांपल H2 प्लस I2 gives you 2H, एक रिएक्शन। जब मैं इसका रेट लॉ इज गिवन एज, रेट लॉ लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, रेट आ रहा है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। तो क्या मैंने ये 1, ये क्या था P, क्या मैंने यहां से देख के लिखा, नहीं लिखा। क्या मैंने यहां से देख के लिखा, नहीं लिखा, ठीक है। कैसे लिखा, एक्सपेरिमेंट। तो नोट क्या लिखना है यहां पे, नोट इसके बाद नोट क्या, ये नोट कर लिया ना आपने, इसके बाद नोट क्या लिखना है कि रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन क्या है, क्या हम रिएक्शन देख के रेट लॉ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बट उसके P और Q नहीं लिख सकते। तो हम क्या बोलते हैं कि रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन इज an experimentally determined quantity that cannot be given by a balanced chemical equation। यानी कि इक्वेशन देख के हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। और रेट लॉ का कौन सा पार्ट नहीं लिख सकते, ए और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक, ये जो ए और बी आता है, सॉरी पी और क्यू आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्सपेरिमेंट से अब कैसे करेंगे वो आगे पढ़ना है ना बेटा, आप सिर्फ दिमाग में डालना है कि अच्छा उसने ऐसा बोला, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं आप हम पे, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। उसमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्या है, ऑर्डर क्या, पी एंड क्यू, स्मॉल और स्मॉल बी क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों कंसंट्रेशन टर्म है, पर दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में वही पढ़ना है, कहां से आया, क्यों आया, सब सीखना है, ठीक है। पहला समझ में आ गई। तो रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं बता सकते। अब बोलो सर हमने बता दिया, हाँ तो इस केस में क्या हो रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, पी और क्यू सेम हो रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना, CH3OH CH3Br प्लस KOH, या OH नेगेटिव लिख देता हूं शॉर्ट में, gives you CH3OH प्लस Br नेगेटिव। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ये नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये यहां से फूटा, ये OH अंदर आया, Br नेगेटिव बाहर निकला।
अब जब मैं इसका रेट लॉ लिखने जा रहा हूँ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br आ रहा है, आ रहा है, OH आ रहा है। अब बच्चे को देखते बोले अरे सर सेम ही तो आ रहा है, आपने दो एग्जांपल दिए, दोनों में सेम आ रहा है। तो A और B और P और Q सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जैसे ही बच्चों के दिमाग में ये आता जा रहा है कि नहीं सर ने गलत लिखा कि A और B और P और Q सेम होने चाहिए, तुरंत मैं नया एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने बोला बेटा यहां लेना CH3 C CH3 CH3 Br। देखो ये और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है ना, बस ये क्या है, ये छोटा वाला इकाइल हैलाइड इतना तो पता होगा ना, और ये बड़ा वाला इकाइल हैलाइड सेम रिएक्शन है। देखो यहां से बॉन्ड टूटा, ये यहां से बॉन्ड बना, CH3 C CH3 CH3 यहां पे आ गया OH और Br नेगेटिव पानी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेट लॉ जब इसका लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, CH3 का होल थ्राइस C Br की पावर 1 और इसकी पावर ये आई नहीं रहता है रेट लॉ में, यानी कि इसकी पावर 0। तो अब देखो क्या, जो रिएक्शन में कंसंट्रेशन टर्म्स है रेट लॉ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल a क्या था 1 था, स्मॉल b क्या था 1 था, एक मोल में दोनों। अब यहाँ पे जो a है वो आ तो रहा है, b गायब हो, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं ना बेटा। कैसे सीखेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो ऑर्गेनिक में भी गंदा वाला लोगे, चाहे वहां SN1 SN2 पढ़ लो, चाहे E1 E2 पढ़ लो, सब में फंसोगे। तो काइनेटिक्स नहीं आई तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म नहीं आएंगे, इसलिए काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा, क्या कि जो स्मॉल और स्मॉल b होता है, ठीक है, ठीक है, और जो हम रेट लॉ में P और Q लिखते हैं, दे आर डिफरेंट टर्म्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, राइट। तो लिखने की गलती नहीं करना। और बड़ी बात कि रेट लॉ कभी भी हम केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है जो मैकेनिज्म के थ्रू निकलती है। अब कैसे निकलेगी और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ये वीडियो यहीं तक आज, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑर्डर। तो प्लीज देखना मत भूलिएगा अगर ढंग की केमिस्ट्री सीखनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया, लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।